हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, कल तक मैंने आपको जो हमारे बैंक्स हैं उसके कार्य बता दिए थे। उसके कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और वो हमारे 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे हमारा प्राथमिक कार्य हो गए, यानी कि जो मेन फंक्शंस होते हैं बैंक के। फिर हमारा एजेंसी संबंधित कार्य हो गए, ठीक है, कि एजेंट के रूप में किस तरीके से कार्य करता है बैंक। फिर हमारे सामान्य उपयोगिता के आधार पर हो गए, जो हमारे जैसे जनरल यूटिलिटी, जो हमारे फंक्शंस होते हैं। फिर हमारे एक हो जाता है कि जो हमारी आधुनिक कार्य होते हैं, जैसे कि एटीएम का यूज करते हैं हम किस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप इनको एक काम करना, जब आप एग्जाम में यदि आने लगा ना, देखो यदि लॉन्ग में आने लगा, ठीक है, शॉर्टकट में आने लगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि जमाई स्वीकार करना, ऋण स्वीकार करना। बट यदि लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ना पार्टीज करके ही बांटना, ठीक है। यानी कि इस तरीके से दिखाना कि जो हमारा बैंक की कार्य है उनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा प्राथमिक कार्य, फिर हमारा एजेंसी संबंधित कार्य, ठीक है, फिर हमारा हो गया सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, आधुनिक कार्य, ये हमारे कार्य हो गए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था, आप अच्छे से उसको लिख लेना, ठीक है। लिखना क्या, देखो मेरा मेन पर्पज है आपको हेडिंग्स को समझाना, ठीक है। लिखना तो नहीं, बट आप ना एक बार जैसे आप अपने मॉडल से याद करोगे, अपनी बुक से भी याद करोगे, तो जो जो हेडिंग मैंने पढ़ाई है आप उनको एक बार समझ लेना। इसका पर्पज, मेरी जो वीडियोस है इसका पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको नोट्स क्रिएट कराऊं, क्योंकि नोट्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास इतना समय भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोर्ड की जगह बुक्स पर मैं पढ़ाने स्टार्ट कराया है, क्योंकि देखो समय कम है और सिलेबस हमारा काफी है। वो तो मैंने अपनी मतलब कि थोड़ा मेहनत किया है, थोड़ी जल्दी जल्दी में लेकर चल रही हूँ, ताकि आपको ना टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपके समय के साथ ना आप थोड़ा सा तेजी कर पाओ, ठीक है। 7 तारीख को मे भी 7 में आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से देखो नोट्स तो नहीं क्रिएट करने हैं हम, बट जो भी है ना पढ़ने से ना थोड़ा पढ़ना भी बेटर है। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ बस आप उसको ना माइंड में एक बार अच्छे से सुन के पढ़ा करो, मतलब उसको समझा करो कि मैम ने क्या हेडिंग बताई है या फिर क्या करा रही है, किस तरीके से। उनको समझ के फिर आप क्या करोगे, जो भी है जो भी आप वहां पे लिख पाओगे ना, तो कम से कम उसको अच्छे से एक बार आप उसको माइंड में बिठा लेना, ठीक है। तो जैसे कि तो कल मैंने आपको कार्य बता दी थी, अब मैं आपको ना इसके वर्गीकरण बताऊंगी कि जो बैंक बैंक होते हैं वो क्या होता है, इसको वर्गीकरण क्या है, यानी कि एक तरह से टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। क्लासिफिकेशन है हमारे बैंक का, वो किस प्रकार है, और ये ना इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बैंकों का वर्गीकरण प्राय उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जाता है। बैंकों के प्रकार निम्नलिखित है, यानी कि बैंकों का जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस प्रकार किया गया है, ये उनके कार्य के आधार पर, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई जो सबसे पहले इसमें बैंक है वो है हमारा व्यापारिक बैंक। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, ये बैंक देश के आंतरिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो हमारा जो हमारे देश के आंतरिक व्यापार होते हैं, आंतरिक मतलब होते हैं जैसे हमारे जो इंटरनल वर्क होते हैं, जो हमारे इंटरनल ट्रेड होते हैं, यानी कि जो भारत में ही किया जाता है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका देखो, इसका ना बहुत बड़ा मीनिंग बैठ रहा है, यानी कि जो ये बैंक होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा ट्रेड केवल भारत के अंदर होता है, भारत के बाहर नहीं जा सकते आप उस ट्रेड को लेकर, ठीक है। ये होता है, उसमें ये हेल्प करता है। यानी कि यदि आप छोटा व्यापारी है, छोटा भी नहीं कह सकते, नॉर्मल जो व्यापारी होते हैं, जो अपनी वस्तुओं को, जो बिजनेस है केवल भारत के अंदर करता है, तो ये उसे ना लोन वगैरह देते हैं, है ना, इस तरीके से उसकी आर्थिक सहायता करते हैं। अर्थात ये बैंक केवल व्यापारियों तथा व्यवसायिकों को ही अल्पकालीन ऋण देते हैं। किसको देते हैं, व्यवसायियों और व्यापारियों को ही अल्पकालीन ऋण देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये अल्पकालीन क्या होता है, अल्पकालीन होता है यानी कि शॉर्ट टर्म, जो एक होता है शॉर्ट टर्म हमारा, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब यानी कि अल्पकालीन, जो कम समय के लिए दिया जाता है, और जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म होता है यानी कि दीर्घकालीन, इसको हिंदी में हम दीर्घकालीन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि कम समय के लिए। तो ये व्यवसायियों को कम समय के लिए
लोन प्रोवाइड कराता है। फिर ये बैंक पराई संयुक्त स्कंद बैंक होते हैं। ये बैंक पराई कैसे होते हैं? संयुक्त स्कंद बैंक होते हैं। इनकी पूंजी अनेक प्रकार के अंशों में विभाजित होती है। ये अंश विभिन्न व्यापारियों अथवा संस्थाओं द्वारा खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक ये जो होते हैं ये मोस्टली व्यापारी के होते हैं। तो व्यापारी क्या होते हैं? इनके अंश के द्वारा विभिन्न व्यापारी अथवा संस्थाओं द्वारा खरीदे हुए होते हैं। किसके द्वारा खरीदे हुए होते हैं? जो अंशधारी होते हैं। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ये जनता से सब प्रकार की जमाएं प्राप्त करते हैं। जनता से क्या करते हैं? सब तरह की जमाएं प्राप्त करते हैं, परंतु इनकी जमा का अधिकांश भाग चालू खाते में ही होता है। ठीक है, यानी कि इस बैंक में ज्यादातर क्या होता है? करंट अकाउंट का ही यूज किया जाता है, चालू खाते का यूज किया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये कहा था ना कि जो हमारे खाता होते हैं वो कितने प्रकार से खोले जाते हैं, तो उसमें एक चालू खाता आया था। देखो चालू खाता खोलता कौन है? चालू खाता खोलते हैं हमारे व्यापारी। तो कॉमन सी बात है, जब व्यापारिक बैंक होता है, ऐसे कर दिया, तो कॉमन सी बात है, जो व्यापारी होते हैं वो किस प्रकार का खाता खुलवाते हैं? चालू खाता खुलवाते हैं। तो इसमें ना जो जितने भी जमाई होती है वो उनको चालू खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ये व्यापारी को बहुत कम समय, साधारणतः 3 माह से लेकर 6 माह तक के लिए ऋण देते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनका ऋण होता है, जो इनका लोन होता है, उसकी अवधि बस या तो 3 माह की होती है या 6 माह की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है ना। फिर होता है क्योंकि इन बैंकों के निक्षेप जो अल्पकालीन होते हैं, हाँ, क्योंकि ये जो लोन देते हैं वो बिल्कुल अल्पकालीन के लिए ही देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। ये बैंक उद्योग धंधों की दीर्घकालीन ऋण देने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि छोटे बैंक होते हैं। ये नहीं कि ये आपको बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन दे देंगे। ठीक है, भारत में कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार के अर्थ प्रबंधन में भी भाग लेते हैं। कुछ व्यापार लेते हैं जो विदेशी व्यापार के जो इकोनॉमिक्स होती है उनकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर होते हैं हमारे व्यापारी बैंकों का संचालन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। भाई जो व्यापारिक बैंक होता है उसका जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसका जो संचालन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। याद रखना, संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके कार्यों को कानून द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, कानूनी द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। फिर होता है, अच्छा हम इसकी बात करते हैं, व्यापार जो हमारे बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं वो कब आए, कैसे आए, क्या उनकी हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले है भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, यानी कि कब भाई? 14 बड़े राज्य, कितने? 14। ठीक है, 14 बड़े राज्य कह रही हूँ, सॉरी, 14 बड़े जो हमारे ट्रेड बैंक है, जो हमारे बैंक इस तरह के जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो 14, ठीक है, 14 की संख्या में 19 जुलाई 1969 यानी के 1969 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया जा चुका था। ठीक है, यानी कि 14 बड़े बैंक का कब किया गया था? 1969 में, और 19 जुलाई को, याद रखना 19 जुलाई 1969, 14 बड़े व्यापारिक बैंक। ठीक है, फिर बाद में 6 बैंक और आए, कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। ठीक है, यानी कि लगभग 11 साल बाद। किंतु 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने के कारण इनकी संख्या 19 रह गई। समझ गए? देखो भाई, 14 ये थे, 6 ये थे, कितने हो गए? 20। ठीक है, लेकिन इनमें से एक बैंक, यानी कि इनमें से, सॉरी, हाँ 20, हाँ, लेकिन 4 सितंबर 1993 को एक बैंक था न्यू ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, लेकिन 4 सितंबर 1993 को जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। ठीक है, यानी कि एक व्यापारिक बैंक था भाई तुम्हारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो कन्वर्ट हो चुका था किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तो जिस कारण इनकी संख्या 20 से 19 रह गई। समझ गए भाई?
जो 14 बड़े बैंक थे, व्यापारिक बैंक थे, वो कब आए थे? 19 जुलाई में वो राष्ट्रीयकृत किए गए थे, 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, फिर 6 बैंक और किए गए थे, वो 15 अप्रैल 1980 को किए गए थे। ठीक है, कितने हो गए? 20। लेकिन उनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे किस में कन्वर्ट हो गया था? पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय हो गया था, जिस कारण इनकी संख्या कितनी रह गई थी? 19 रह गई थी। वर्तमान समय में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी स्वामित्व में है, शेष बैंक निजी स्वामित्व में है। जैसे कि हमारे भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल ऑफ इंडिया है, बैंक स्टेट ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूके बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि देश के प्रमुख व्यापारिक बैंक है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं औद्योगिक बैंक की। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं। देखो, औद्योगिक व्यापारिक बैंक प्राय अल्पकालीन ऋण देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अल्पकालीन ऋण देते हैं। अल्पकालीन में भी कितने दिन? सिर्फ 3 से 6 मंथ। ठीक है, इतना ही ऋण देते हैं। जबकि उद्योग के लिए यदि आपको मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के बैंकों की स्थापना की जाती है। देखो भाई, अगर तुम्हें छोटा सा ऋण चाहिए, यानी कि छोटा व्यापारी है, उसको थोड़ा बहुत ऋण चाहिए, अल्पकालीन ऋण चाहिए, तो भी व्यापारिक बैंक की हेल्प ले सकता है। बट ट्रेड बढ़ा, ठीक है, उद्योग बढ़े, तो हमारा फिर एक बैंक बढ़ गया जो हमें मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण को दे सके। ठीक है, इस प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई, जिसे हम औद्योगिक बैंक कहते हैं। इन बैंकों की पूंजी व्यापारिक बैंकों से अधिक होती है। क्या होती है? यानी कि जो व्यापारिक बैंक, देखो भाई, व्यापारिक बैंक होते हैं छोटे स्तर के बैंक, जो कि 3 से 6 मंथ का ऋण देते हैं और इनकी पूंजी भी कम ही होती है। ठीक है, बट जस्ट अपोजिट, यदि मैं औद्योगिक बैंक की बात करूं तो औद्योगिक बैंक होते हैं एक तरह से बड़े तबके के बैंक, यानी कि जो आपको मध्यकालीन, यानी कि मध्यकालीन होता है, न ज्यादा समय न कम समय, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर होता है दीर्घकालीन, जैसे 20 साल के लिए लोन लेना, दीर्घकालीन होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो औद्योगिक बैंक क्या करता है? वो ऋण देता है आपको मध्यकालीन समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए। ठीक है, इन बैंकों की पूंजी व्यापारिक बैंकों से अधिक होती है। ठीक है भाई, व्यापारिक बैंकों की पूंजी भी कमी होती है, लेकिन औद्योगिक बैंक की पूंजी बहुत अधिक होती है, तथा इनके अंश संस्थाओं को बेचे जाते हैं। किसको बेचे जाते हैं? संस्थाओं को, इनके अंश बेचे जाते हैं, जो भी संस्थाओं को बेचे जाते हैं। औद्योगिक बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण पत्र भी बेचे जाते हैं। औद्योगिक बैंक द्वारा क्या बेचे जाता है? दीर्घकालीन ऋण, यानी कि लॉन्ग टर्म डिबेंचर जो हमारे होते हैं, उनको भी बेचा जाता है। इन बैंकों को केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा विदेशी बैंक से भी ऋण प्राप्त हो जाता है, यानी कि इन बैंकों को केंद्रीय बैंक से, ठीक है, रिजर्व बैंक से या सरकार तथा विदेशी बैंक से भी ऋण प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है, यदि इन बैंकों को, किसकी बात करिए? औद्योगिक बैंक को यदि ऋण की आवश्यकता होती है, तो इसका जो इनको ऋण देता है वो सरकार भी हो सकती है, हमारा रिजर्व बैंक भी हो सकता है, केंद्रीय बैंक, और विदेशी बैंक भी इनको ऋण दे सकते हैं। ठीक है, ये बैंक लंबी अवधि के लिए उद्योग धंधों को रुपया उधार देते हैं। विश्व के बड़े बड़े देशों को औद्योगिक उन्नति इन्हीं बैंकों के कारण हुई है, यानी कि जो हमारा ट्रेड डेवलप किया है वो इन्हीं बैंकों के थ्रू किया है। फिर है हमारा, भारत में औद्योगिक बैंकों का सर्वदा अभाव रहा है। हमारे भारत में कम है बैंक ये वाले। यहाँ पर टाटा औद्योगिक बैंक 1900 जो कि कब आया था? 1914 में। कलकत्ता औद्योगिक बैंक तथा भारत औद्योगिक बैंक जो कि 1919 में। मैसूर औद्योगिक बैंक जो कि आया था हमारा 1920 में, तथा लक्ष्मी औद्योगिक बैंक जो कि आया था हमारा 1927 में स्थापित किए गए, परंतु अनुभवहीनता, सट्टेबाजी, बैंकिंग सिद्धांतों को अवहेलना तथा बेईमानी के कारण वे सफल न हो चुके, यानी कि अब ये वाले बैंक अब नहीं है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कोई भी महत्वपूर्ण औद्योगिक बैंक नहीं था।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कई राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक साख एवं विनियोजित निगम स्थापित किए गए। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई। औद्योगिक बैंक को विकास बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि देखो क्या कहा जाता है, विकास बैंक भी कहा जाता है। ओवरऑल ना भारत में कम है, बट अब पता है क्या हुआ, जैसे हमारा ट्रेड भारत में हमारे ना विभिन्नताएं हैं, यानी कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग एक तरह से बहुत सारा विभिन्नताएं पाई जाती है, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से। तो क्या हुआ यहाँ पे ना, ट्रेड भी बढ़ गया है। तो जो ट्रेड बढ़ गया है ना, तो जो ये हमारे व्यापारिक बैंक है ना, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हुआ है ना, कैनरा बैंक, ये सब क्या हुआ, इन्होंने ना एक तरह से औद्योगिक बैंक की कमान को संभाल लिया है। ठीक है, यानी कि ये वो कार्य करने लगी जो एक औद्योगिक बैंक करता है। क्योंकि आप कहीं भी देखना, ये इनफैक्ट बिजनेसमैन को तो जरूर देते हैं, ये ना लॉन्ग टर्म लोन्स भी आपको देने लगे। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ना कुछ काम जो औद्योगिक बैंक के हैं वर्तमान समय में, वो हमारे व्यापारिक बैंक भी संभालने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, व्यापारिक बैंक को क्या क्या कहा जाता है, विकास बैंक। और हमारे यहाँ पे हमारे भारत में इन्होंने ये ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए बैंक जो कि हमारे आए थे, जैसे कलकत्ता औद्योगिक बैंक आया था, है ना, या फिर लक्ष्मी औद्योगिक बैंक आए थे, ये चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अनुभवहीनता थी, यानी कि अनुभव नहीं था लोगों को बैंक, जो बैंक्स होते हैं वो कार्य किस तरीके से करते हैं। और हमारे देश में ना सट्टेबाजी बहुत ज्यादा है, बैंकिंग जो सिद्धांत है वो ज्यादा, जो हमारे यानी कि जो बैंक के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते थे पहले लोग, है ना। अब तो खैर ट्रेड बढ़ गया, बैंक्स बढ़ गए, बट हमारी जो देश है ना, व्यापारिक बैंक हमारे देश में काफी है, जो कि हमारे औद्योगिक बैंक का कार्य करते हैं। ठीक है, औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। बस याद रखना, औद्योगिक बैंक सबसे बड़ी डिफरेंस जो है हमारा व्यापारिक बैंक और औद्योगिक बैंक में, वो ये है कि जो व्यापारिक बैंक है वो किसको लोन प्रोवाइड कराता है, जो कि बिजनेस भारत के अंदर अंदर होता है। ठीक है, और इसकी जो पूंजी भी होती है वो कम होती है व्यापारिक बैंक की। और ये जो होते हैं व्यापारिक बैंक, ये अल्पकालीन ऋण देते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ समय के लिए ही ऋण देते हैं, 3 से 6, बस ज्यादा से ज्यादा। बट जस्ट अपोजिट यदि मैं बात करूं, औद्योगिक बैंक कैसे होते हैं, ये इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं, ये बड़े बड़े उद्योग धंधों को मध्यकालीन और जो होते हैं दीर्घकालीन, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। ठीक है, इस तरीके जो होते हैं। अच्छा, ये किस किस से इनकी इनकी जो पूंजी होती है वो भी काफी होती है। ये किस किस से पैसा ले सकते हैं, रिजर्व बैंक से भी ले सकते हैं, या फिर ये आपका सरकार से भी ले सकते हैं, विदेशी बैंक से भी ले सकते हैं, ये उनसे भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको विकास बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना विकास कराने में हेल्पफुल होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारे 2 बैंक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारा है कृषि सॉरी, नेक्स्ट है हमारा कृषि बैंक, यानी कि एग्रीकल्चर बैंक। देखो, कृषि नाम से आपको पता चल रहा है ना, कृषि जो हमारे जो किसान भाई करते हैं वो मोस्टली, ये बैंक किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए कम दर पर, देखो याद रखना, कम दर पर, क्योंकि जो कृषि लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, वो मोस्टली ना कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। और देखो, सबसे पहली जो हमारी नीड होती है, जो हमारी बेसिक नीड होती है मनुष्य की, वो होता है हमारा रोटी। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान होता है। और उसमें भी यदि मैं बेसिक की बात करूं तो रोटी होती है ना, तो रोटी के लिए अन्न कहाँ से आएगा, वो हमारे हमारे किसान भाई करते हैं, कृषि के माध्यम से हम अन्न का उपजाऊ बनाते हैं, अन्न हमारा आता है, गेहूं, चावल, जो ये इस तरह के। तो इसीलिए जो कृषि होती है, कृषि पर बहुत कम दर पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, यानी कि और सही बताओ ना, उनको ना डॉक्यूमेंट्स जो हमारी वेरिफिकेशंस वगैरह होती है वो भी बहुत कम करना पड़ता है। तो ये बैंक क्या करते हैं, ये बैंक किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए कम दर पर, ठीक है, कम दर पर ऋण व्यवस्था करते हैं। अच्छा, एक बात और है इसमें ना, यदि आप कृषि के लिए ऋण लोगे तो ही आपको कम दर पर मिलेगा। ये नहीं कि आप एक किसान हो तो आपको घर बनाने के लिए उसी दर पर लोन मिल जाएगा जिस दर पर एक कृषि को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यदि आपको खेत के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हुआ है ना, यदि आपको खेत से रिलेटेड जमीन के लिए, मतलब ओवरऑल मुझे इतना इसका पता नहीं है कि कृषि में क्या क्या चीज होती है, बट मैं बता रही हूँ आपको, जैसे बीज के लिए, मतलब खाद के लिए नहीं लोन,
खाद के लिए नहीं, जमीन के लिए, जुताई के लिए जो भी लोन्स होते हैं उनसे रिलेटेड यदि कोई भी लोन्स लिया जाएगा तो ही उसमें कम दर मिलेगी। अदरवाइज भले ही वो किसान है, यदि वो एजुकेशन के लिए लोन लेता है या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेता है तो उसको कृषि के तो उसको कम दर पर लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। भारत में कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार के बैंक है। देखो भाई, कृषि कृषि बैंक ना 3 तरह के हैं, सहकारी बैंक, ठीक है, भूमि बंधक बैंक, और एक है हमारा विशिष्ट बैंक। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सहकारी बैंक। सहकारी यानी के कोऑपरेटिव जो हमारे बैंक है। देखो, सबसे पहले इन्हें सहकारी साख समिति भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैंक शहरों व गांवों में पाए जाते हैं, जो कि सहकारिता के आधार पर चलाए जाते हैं। सहकारिता का ना एक मतलब होता है जो कोई हेल्प के लिए किया जाता है, यानी कि सहायतार्थ जो किया जाता है। सहकारिता का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है ना, वो होता है एक तरह से सहायतार्थ जो कार्य किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? शहरों व गांवों में पाए जाते हैं, जो कि सहकारिता के आधार पर चलाए जाते हैं, यानी कि सहायता के आधार पर चलाए जाते हैं। ये बैंक अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। देखो, 2 तरह के ऋण ये प्रदान करते हैं, एक तो अल्पकालीन करते हैं, एक मध्यकालीन करते हैं, यानी कि ये आपको 2 से 6 मंथ के लिए ऋण दे देंगे या फिर आपको 2-3 साल तक ऋण दे देंगे। ठीक है, इनके समय सीमा होती है। तो ये होते हैं, यानी कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऋण नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमि बंधक बैंक, यानी कि भूमि बंधक बैंक यानी कि द लैंड मॉर्टगेज बैंक, यानी कि इस तरह के बैंक इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कम ब्याज की दर में ऋण प्रदान करना है। यह किसानों की भूमि को गिरवी रखकर, ठीक है, उनकी जो भूमि होती है उसको गिरवी रखकर रुपया उधार देते हैं। ये बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण देते हैं। ठीक है भाई, देखो जो ये बैंक होते हैं भूमि बंधक, नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये किसानों की भूमि को बंधक बनाकर, ठीक है, बंधक बनाकर उनको लोन देते हैं। यानी कि जो किसान होगा यदि उसको पैसे की नीड होगी तो वो पहले जाएगा बैंक में, अपनी जो उसकी भूमि होगी, कितनी भी हो सकती है ना, जैसे 10 बीघा 20 बीघा, उसको वो गिरवी रख देगा, बैंक के पास गिरवी रख देगा और उससे लोन ले लेगा। तो जो ये बैंक होते हैं ना, ये जो इस वाले बैंक, ये जो इस तरह के बैंक होते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। इसके अपोजिट यदि मैं बात करूं सहकारी, ये ना एक तरह से सहायता के लिए बनाए जाते हैं, बट जो ये लोन देते हैं ना, ये अल्पकालीन तथा मध्यकालीन, यानी कि 2-3 साल तक का ही लोन देते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है मतलब कि आपको इसमें गिरवी तो कुछ नहीं रखना पड़ता है, बस ये लोन कैसे देते हैं, कम समय के लिए देते हैं। और भूमि बंधक बैंक जो होते हैं वो आपकी जमीन को बंधक बनाकर, यानी कि आपकी जमीन को एक तरह से गिरवी रखकर तभी आपको लोन देंगे। किसको? आप कौन? यानी कि किसान को। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है बच्चों, यह बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण देते हैं ताकि वे महाजनों की चुंगल से छुटकारा पा सकें। ऋण की अवधि 5 से 20 वर्ष तक की हो सकती है। नई भूमि खरीदने, पैतृक ऋण को चुकाने, भूमि में स्थायी सुधार लाने, कृषि के वैज्ञानिक आधुनिक यंत्रों को क्रय करने आदि के लिए किसान इन बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। यानी कि यदि मैं बात करूं, अच्छा महाजन किसको बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं। ठीक है, एक आप ना इनको महाजन की संज्ञा दे सकते हो। ठीक है, और ये जो होते हैं ना गली मोहल्ले में, मोस्टली गांव में तो बहुत मिलते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये क्या करते हैं, किसानों से ना बहुत ज्यादा दर पर इनको ब्याज देते हैं। ठीक है, या हाँ सॉरी ऋण है ना, बहुत ही ज्यादा ब्याज उनसे वसूला जाता है और उनको ऋण दिया जाता है। तो ये जो बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, ये महाजनों की चुंगल से छुटकारा दिलवाते हैं किसानों को और बहुत कम दर पर उनको लोन देते हैं। अच्छा, गिरवी का मतलब, गिरवी तो रख दी किसान ने अपनी, लेकिन उसमें खेती कर सकता है ना, खेती करके वो उसका लोन भी चुका सकता है। अच्छा, ये लोन किस किस के लिए लेते हैं? ये पैतृक, ये भूमि स्थायी सुधार के लिए भी लेते हैं। ठीक है, या आधुनिक यंत्र को क्रय करने के लिए, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, और जो वो खेत को जो उसकी फार्मिंग होती है, जो उसमें टूल्स यूज होते हैं, उसके लिए भी ये
यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट कृषि बैंक। ये क्या होता है? स्पेशल एग्रीकल्चरल बैंक, यानी कि भारत में 1982 में कृषि के पुनर्जीवित प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। यानी कि ये विशेष किसके लिए बनाया गया था? एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया था। ठीक है, और कब आया था ये? 1982 में आया था। ठीक है, यानी कि कृषि के जो पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें ना दोनों तरह के वर्क हो जाते हैं, यानी कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए यूजेबल है। कौन सा बैंक है? इसको हम बोलते हैं नाबार्ड स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। फिर आता है हमारा एक विनिमय बैंक। ठीक है, देखो कृषि बैंक मैंने आपको जो हमारे औद्योगिक बैंक है उनके मैंने आपको कृषि बैंक के मैंने आपको 3 बैंकों के बारे में बताया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विनिमय बैंक। क्या होता है? एक्सचेंज बैंक जो होते हैं। यह बैंक, देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जैसे आप अमेरिका गए है ना, मैंने कल भी इसका उदाहरण बताया था। जैसे आप भारत से अमेरिका गए, भारत में आपके पास कौन सा रुपया है? आप भारत में आपके पास केवल भारतीय रुपया है, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपये, जो होते 50 रुपये, 2000, जो हमारी रुपया है। अच्छा, आपको अब जाने की कहा, आप चले गए अमेरिका, तो अमेरिका में तो भाई आप रुपया नहीं चलेगा, अमेरिका में क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। तो आप क्या करेंगे? वहां पर बैंक होगा, आप कुछ पैसे बैंक में दोगे और वो आपको डॉलर में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, ये है ये। तो विनिमय एक्सचेंज बैंक किसे कहते हैं? विनिमय का क्या मतलब होता है? चेंज करना, एक्सचेंज करना, है ना। यह बैंक विदेशी मुद्रा में व्यापार करते हैं, विदेशी बिलों का क्रय विक्रय भी करके विदेशी मुद्रा में सहायता पहुंचाते हैं तथा अधिकांश बंदरगाहों पर ही पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बंदरगाहों पर पाए जाते हैं। भारत में इस समय पूर्णतः विनिमय बैंक कोई भी नहीं है। विदेशी बैंकों की शाखाओं से ही मुख्यतः यह कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मैं बताऊं ना, भारत का जो अपना पर्सनली बैंक, ये ऐसा कुछ कोई बैंक नहीं है भारत में जो देश विदेश की मुद्राओं को चेंज कर सके या उनके विनिमय पत्रों को परचेस या बेच सके। ये क्या करते हैं? जो विदेशों में बैंक्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से कार्य करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है? बचत जो हमारा विनिमय बैंक होता है, जो विदेशी मुद्राओं का आदान प्रदान करती है और विदेशी जो बिल होते हैं उनका क्रय विक्रय करती है। ओवरऑल बस आप ये समझिए। फिर हमारा बचत बैंक अथवा डाकघर बचत। ठीक है, यानी कि सेविंग बैंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इसका है, यानी कि पाश्चात्य देशों में साधारणतः वर्ग के व्यक्तियों को छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके लिए की गई थी भाई? देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेविंग बैंक है ये, यानी कि जो जनसाधारण है, जो व्यक्ति है, उनको उनमें बचत की भावना जागृत करने के लिए क्या बनाया गया था? ये वाला बैंक बनाया गया था। ठीक है, देशों में वर्ग के व्यक्तियों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में इस प्रकार की सुविधा डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है, अतः इन्हें डाकघर बचत बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी कहते हैं। देखो ये वाले जो बचत बैंक होते हैं, यदि ये वाला कार्य कौन करे? जो हमारा पोस्ट ऑफिस करे, वो करे, तो उसको क्या बोल दिया गया था? इन्होंने क्या बोल दिया? डाकघर बचत बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक कहते हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक भी यह सुविधा प्रदान करते हैं। मैंने कहा था ना, जो व्यापारिक बैंक थे ना हमारे, जैसे स्टेट बैंक, अब मोस्टली ना सभी ये कार्य सभी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका भारतीय स्टेट बैंक हो गया, इस तरह के जो बैंक हो गए, ये आपके औद्योगिक बैंक के कार्य भी करने लगे, या फिर ये आपके डाकघर वाले कार्य भी करने लगे, सेविंग्स अकाउंट भी आपके संभालने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन बैंकों में छोटी छोटी रकमें जमा होती हैं तथा इन्हें निकालने की पूरी सुविधा दी जाती है। बैंक प्राय व्यापारिक बैंकों की सहायता से बैंक के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों द्वारा जनता को ऋण में रुपया उधार नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता भाई? रुपया उधार नहीं दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं?
ये आपकी जमाओं को स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसी तरह का आपको अकाउंट्स खुलवाना पड़ता है, जैसे सेविंग अकाउंट्स, इनमें आपको ऋण नहीं मिल सकता। ऋण आपको मोस्टली किस में मिलता है, आपको मिलता है ऋण चालू खाते में, ठीक है। सेविंग अकाउंट्स में आपको ऋण नहीं मिलता है, याद रखना। फिर हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताना कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, कौन सा है बेटा? वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश का मुख्य बैंक होता है तथा प्रत्येक देश में एक ही होता है, ठीक है। यह देश में, सबसे पहले याद रखना, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, यानी कि मुख्य बैंक होता है। ओवरऑल जो देश के सभी बैंकों का प्राथमिक बैंक होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक। जैसे आपके घर में आपके घर में मुखिया कौन है, पापा होते हैं, ठीक है, पापा होते हैं, ठीक है। तो उनके अंडर में ही सब कार्य करते हैं, जैसे यदि वो कहेंगे ये कार्य करना है, ये ओवरऑल है ना। इसी तरीके से जो हमारे देश के बैंक है जितने भी, जो उनका मुखिया होता है, जो उनका प्राथमिक होता है, वो कौन होता है, वो होता है हमारा केंद्रीय बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक। और वो कौन सा बैंक है, वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो यह बैंकों का बैंक भी से बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो याद रखना रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। सरकार का बैंक भी यही होता है। इसके मुख्य कार्य देश में पत्र मुद्रा निर्गमन करना। क्या होता है भाई मुख्य कार्य, पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य बताइए, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य बताइए, ठीक है। तो कौन से हैं वो, सबसे पहले इसके मुख्य कार्य देश में पत्रों का निर्गमन करना, यानी कि जो आप पैसा यूज करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये, जो भी आप मुद्राएं यूज करते हैं, वो कौन निर्गमित करता है, वो हमारा केंद्रीय बैंक करता है। अच्छा, हमारे केंद्रीय बैंक का नाम क्या है भाई, आरबीआई। क्या नाम है, आरबीआई, भारत का। इसलिए अब मैं यदि सेंट्रल बैंक का जिक्र करूंगी ना, तो मैं आरबीआई बोल दूंगी, क्योंकि मेरी मेरी टंग पर बैठा है वो आरबीआई का नाम है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकल भी यही रहा है कि रिजर्व बैंक। तो जो हमारा केंद्रीय, क्योंकि हम अपने ही केंद्रीय बैंक की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है भाई, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कार्य करता है, मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है, यानी कि जो आप पैसे हैं इसको निर्गमित करता है, ठीक है। और क्या करता है, साख नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी कि उधारी जो होती है उनसे बचाता है हमें। फिर देखो, साख में ना वैसे कई वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका 10th का सिलेबस है, तो मैं ओवरऑल आपको छोटा सा शब्द इसके लिए यूज कर रही हूँ, उधारी, ठीक है। साख नियंत्रण करता है, देश के अन्य बैंकों पर नियंत्रण करता है, जैसे आपका भारतीय स्टेट बैंक हो गया, या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ओवरऑल जितने भी छोटे छोटे बैंक है उन पर ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। इनफैक्ट कंट्रोल ही नहीं, उनको सहायता भी देता है, सहायतार्थ के लिए भी कार्य करता है, ठीक है। आवश्यकताओं के समय उनके सहायता, ये यही पॉइंट आ गया, आवश्यकताओं के समय उनकी सहायता भी करता है। जब कभी सरकार को सूचनाओं व आंकड़ों को एकत्रित करने, उन्हें प्रकाशित करता है, सॉरी, जब कभी सरकार को रुपये की आवश्यकता होती है, तो यह बैंक सरकार को ऋण भी देता है। इसके साथ ही यह देश में आर्थिक तथा वित्तीय सूचनाओं व आंकड़ों को एकत्रित करता है। यह विदेशी विनिमय की स्थिर, अच्छा किस तरह के आंकड़े बनाता है ये बताओ, यानी कि देखो भाई क्या क्या कार्य करता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। ये मुद्रा का निर्माण करता है, पत्र मुद्रा का निर्माण करता है, ठीक है। साख नियंत्रण भी करता है, ये बैंकों पर नियंत्रण भी करता है, बैंकों को ऋण भी प्रदान करता है, ठीक है। ये जनता बैंकों को ऋण भी प्रदान कर, सरकार को भी ऋण प्रदान करता है। और जो हमारे डेटा होते हैं ना, जैसे आर्थिक स्थिति जाननी हो हमारे देश की, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन जाननी हो, तो उसका भी एक तरह से डाटा कलेक्ट करके देता है, यानी कि काफी सारा ये कार्य करता है। तो भाई, तो यह विदेशी विनिमय को स्थिर बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देता है। भारत में 1935 में भारतीय रिजर्व, अब हम बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इनफैक्ट यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तथा 1949 में राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद बैंक यह बैंक ही भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना गया। ठीक है, अच्छा देखो भाई, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, कब आया था वो? 1935 में। याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। बट इसे रिजर्व बैंक यानी कि इसे सेंट्रल बैंक का टैग कब मिला था? इसे देखो, स्थापना तो इसकी हो गई थी 1935 में, ठीक है, बट इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1949 में। यानी कि यदि मैं बात करूं, इसको जो सेंट्रल बैंक की उपाधि मिली थी ना, एक तरह से सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं बताऊं, इसको सेंट्रल बैंक कब बनाया गया था? 1949 में। इसको राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद यह बैंक ही भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, और तब से लेके आज तक जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? याद रखना, स्थापना हुई थी 1935 में, बट इसको कन्वर्ट कब कर दिया था? 1949 में। ठीक है, इसके कार्य को देखकर, और आज तक यही है हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी केंद्रीय बैंक की कुछ इंपोर्टेंट जो थे पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए, निर्यात आयात बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं ये बैंक। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है भाई? एक्सपोर्ट मतलब होता है यानी कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु भारत में बन रही है और उसको हम दूसरे देश में भेज रहे हैं बेचने के लिए, सेल्स के लिए। ओवरऑल मतलब मैं आपकी छोटी सी एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। आयात क्या होता है? किसी और देश में से वस्तु को खरीदना, ठीक है, और यहाँ पर उसका बिजनेस करना। ओवरऑल यही है आयात निर्यात, यानी कि देशी विदेशी जो व्यापार होता है। निर्यात आयात के वित्त का प्रबंध करने के लिए भारत में 1983, याद रखना, 1983 में निर्यात आयात बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या? आयात निर्यात बैंक स्थापित किया गया था। जापान एवं अमेरिका आदि देशों में भी इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई थी। अच्छा, क्या है इसका काम? ये पता है क्या होता है? जो विदेशी व्यापारी होते हैं ना, उनको ये लोन देने का कार्य करता है, या उनकी एक तरह से जो मुद्राएं होते हैं उनको भी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। बहुत सारे कार्य हैं, बट आपके सिलेबस में इसके कार्य नहीं पूछे गए हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ ये पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता आयात निर्यात। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, उसमें ये आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और देखो, लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा, ये बैंक जो होता है ये लोन भी ना लॉन्ग टर्म के लिए देता है। उसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, 1983 में। फिर होता है हमारा विनियोग बैंक, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट यानी कि जब आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और इससे कमाते हो। इस बैंक की स्थापना लघु बचतों को संग्रह करने के लिए लाभकारी है। लघु यानी कि छोटे तबके की जो बचत होती है, ठीक है, लाभकारी कार्यों में विनियोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी संस्था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक तरह से ना आपकी मम्मी भी इन्वेस्टमेंट करती है। किस तरीके से? वो गोल्ड लेकर रख लेती है, ठीक है, गोल्ड लेकर रख लेती है फ्यूचर के लिए, है ना। और यदि आप उसको बेचने जाएंगे, ठीक है, आप उसको बेचने जाएंगे तो वो, क्योंकि गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ती है, तो वो ना एक तरह से यदि आप उसको बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये भी एक आपकी मम्मी का या आपकी बहन का या आपकी दीदी का ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इसमें। प्लॉट लेकर डाल दिया भाई, ठीक है, जमीन लेकर डाल दी अलग से। देखो, एक आपके रहने की जमीन है, वो आपका इन्वेस्ट नहीं कहलाएगी, वो तो आपका रहने का है, वो तो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है। बट इससे अलग, जैसे आपने जैसे आपने मकान खरीद लिया, कहीं पे गिरा दिया, सॉरी, लेकर डाल दिया एक प्लॉट, है ना, उस पे मकान बना लिया, वहां पे किराएदार छोड़ दिए, तो वो भी एक छोटा सा आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर मार्केट में सब करते हैं इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो भाई विनियोग बैंक भी है, ये क्या कार्य करता है? ये ना लोगों में बचतों को संग्रह करने के लिए एक तरह से
उनके पैसों को विनियोजित कराता है, उसके उद्देश्य कि लोगों में बचत को प्रोत्साहित मिले। ठीक है, चलिए, जैसे हमारा ये हो गया भारत में इकाई प्रन्यास बीमा निगम हो गया है ना, इस तरह से। ठीक है, फिर हम जैसे कहते हैं ना कि बीमा करा लो, बीमा बीमा से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर मरने के बाद उसकी हेल्प, उससे हमें हेल्प मिलती है। ओवरऑल ये है आपका। फिर हमारा देशी बैंकर्स। देशी बैंकर्स क्या है भाई, इनको देशी बैंक भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, देशी बैंकर्स क्या बोलते हैं। तो ये होता है, इनको देशी बैंक भी कहा जाता है। हमारे देश में वे महाजन, साहूकार, बनिए एवं सराफा आदि अंतर्गत आते हैं। ये व्यक्ति आंतरिक व्यापार एवं कृषि कार्यों को विशेषकर आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो आपकी गली मोहल्ले पे बैठे रहते हैं ना, ये जो आपको बहुत ज्यादा, इसका इनका सबसे ज्यादा कार्य क्या पता है, इनकी ना थोड़े कम हो गए हैं इनकी, मतलब कि ये अब ज्यादा प्रचलित में नहीं है, क्योंकि जो हमारे बैंक होते हैं ना, वो बहुत कम ब्याज पर हमें लोन देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, जो हमारी गली मोहल्ले में बैठे रहते हैं, जो थोड़ा बहुत लोन देते हैं। इनका अच्छा फायदा क्या है, जब आप ये आए थे क्यों, देखो, यदि आप इनसे लोन लोगे ना, तो बिल्कुल 1-2 दिन का छोटा सा आपका एक तरह से ना, इनकी जो वो होती है ना, यानी कि जो इनकी कंडीशंस होती है, जो इनकी फॉर्मेलिटीज होती है, वो ज्यादा नहीं होती। अपोजिट इसकी, यदि आप बैंक से लोन लेना चाहोगे, तो वो आपको कम ब्याज पर तो पैसा देती है, बट जो उनसे ना मिलने के चांस कम होते हैं, क्योंकि एक तो वो आपको बहुत ही मुश्किल से लोन देते हैं। वैसे अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सरकार ने लोन्स लेने के लिए काफी, मतलब काफी इजीली वे कर दिया है, बट फिर भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि वहां पर ना जो किसान है, उसको लोन लेने में ना काफी समय निकल जाता है और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट इनके क्या होता है, ये एक तो ज्यादा बड़ी रकम नहीं दे सकते, ये नहीं कि आप इनसे 20 लाख का लोन ले लो, ये ले लो, है ना। तो ये क्या होते हैं, गली मोहल्ले में सिंपली जो आम व्यक्ति होते हैं, वो पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये देशी बैंकर्स है। तो ये हो गया हमारा जो, कि हमारे जो बैंक है वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैंकों का महत्व या लाभ। भाई बैंकों का क्या क्या महत्व है आजकल, देखो, सबसे बड़ा पूंजी व कौशल का एकीकरण करना। ठीक है, यानी कि पूंजी को एकत्रित करना, इनका एकीकरण करना, ये है। फिर हमारी बचतों की आदत को प्रोत्साहित करना, यानी कि व्यक्ति में बचतों की आदत हो। बचत क्यों करता है व्यक्ति, बचत करता है व्यक्ति फ्यूचर के लिए। जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, है ना, अभी आपके पास 5-6 हजार रुपए हैं, और आप क्या करोगे, आप सोचोगे अरे मुझे कुछ नहीं, मुझे मुझे कौन सा कुछ काम है, मैं तो सारे पैसे आज ही खर्च कर दूंगा। ठीक है, फिर आपने, जैसे आपके पास 6 हजार रुपए थे, है ना, और आपने 6 के 6 आज ही खर्च कर दिए। अब कल को क्या हुआ, कल को आपके एकदम से ना सडनली चोट लग गई, चलो चोट नहीं कहते हैं ना, शाम का टाइम है, चोट नहीं हम बोलते, हम बोलेंगे कि चलो आपको एकदम से स्कूल से फोन आया। ठीक है, स्कूल से फोन आया, उन्होंने कहा कि आपकी जो आपके एग्जाम है ना, वो एग्जाम फॉर्म है, उसकी डेट को ना पीछे कर दिया, यानी कि उसकी लास्ट डेट है कल, और आपको ना 5 हजार रुपए अभी देने हैं, तो आप कैसे दोगे, कहाँ से लाओगे पैसा, है ना। तो आपको याद आएगा कि काश मैं कल पैसे ना खर्च करता, तो आज मैं आराम से अपनी फीस पे कर देता। ठीक है, अपने अपने पैसे कुछ भी है, मतलब ओवरऑल ना, कुछ भी भावी घटनाएं जो होती है, फ्यूचर में जो घटनाएं होती है, उनके लिए पैसा रखना एक तरह से बचत होता है। ठीक है, वो घटना कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो निगेटिव ही हो, वो कोई एक्सीडेंटली हो, या वो कोई फीस से रिलेटेड ही हो, कुछ भी हो। जैसे आपको भाई की शादी है 2 महीने बाद, उसके लिए आप पैसे इकट्ठे करना, एक तरह से ना पैसे इकट्ठे करना, और पड़ने पर वो आपके काम आ जाए। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए हमारे बैंक बहुत अच्छे हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण पता है कौन सा है, गोलक खाता। अब नहीं है ये, और शायद होगा भी, ऐसा नहीं है अभी भी। गोलक खाते, मैंने बताया था ना आपको, गोलक खाता खोलते हैं, बच्चों के लिए मोस्टली वो खुलता था, उसमें आपको एक पिग टाइप की एक आपको गुल्लक मिलती है। अच्छा, पिग टाइप की क्यों मिलती है, कभी सोचा कि जो उसमें मतलब के जो गोलक खाता होता है ना, जो एक तरह से बचत खाता भी हम इसको बोलते हैं, गोलक खाता जो होता है, उसमें पिगलू वाली ही वो क्यों मिलती है, मतलब घरेलू, सॉरी, पिगलू वाली
क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जो उसमें गुल्लक मिलती है वो पिगलो वाली क्यों मिलती है, क्योंकि जो पिग होता है ना, पिग, ठीक है, जो पिग होता है उसमें ये बोला जाता है कि जो पिग का व्यापार होता है ना वो हमेशा ग्रोथ ही करता है, उसमें कभी भी डाउन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ना ओवरऑल पिग की उसमें, पिग की छवि को बनाकर, है ना, पिग क्या करती है कि उसमें गुल्लक दी जाती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसको घर लाते हैं, उसको उसको फिल करते हैं 1-1.5 महीने तक जब भी उसका मन करता है, और फिर जाकर बैंक में दे देते हैं, और बैंक वाले उसकी राशि को उसी के सामने गिन के बैंक में जमा कर देते हैं। तो ये ओवरऑल है, ये बचत को प्रोत्साहन देता है। देश की वित्तीय संसाधनों का संरक्षण करना, भाई देश की जितने भी संसाधन है, जैसे बैंक देश के वित्तीय संसाधनों का संरक्षण यानी कि रक्षा, संरक्षण होती है रक्षा करना, बचत बचाना, तथा उनका लाभदायक व हितकारी विवरण करता है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना। फिर है हमारा व्यापारियों का समय बचाना। भाई व्यापारियों के बहुत से काम ना बैंक ही कर देता है, तो उससे क्या होता है, व्यापारियों का समय बचता है। बहुमूल्य को सुरक्षित रखना, यानी कि जो गोल्ड होता है, जो हमारे डायमंड्स होते हैं, जो हमारे प्रतिभूतियां भी हम इसको कह सकते हैं, उनको भी हम सुरक्षित रखता है। विदेशी व्यापार में सहायता करता है। विदेशी व्यापार में किस तरह सहायता करता है, ये आपकी मुद्राओं का एक्सचेंज करता है, बाई विनिमय पत्रों का लेन देन करता है, या फिर मैं कह दूं कि ये आपको लोन भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर होता है हमारा विनिमय का सस्ता माध्यम प्रदान करना। भाई विनिमय का सस्ता माध्यम भी इसमें प्रावधान होता है। कुछ भी यदि आपको एक्सचेंज करना हो तो ये आराम से बैंक चेकों के उपयोग को बढ़ाता है। चेक बहुत ही सुविधाजनक, क्योंकि चेक से इनकी ट्रांजैक्शन होती है, तो चेक ना बहुत ही सुविधाजनक होता है। तो ओवरऑल ही सस्ता माध्यम होता है। धन के हस्तांतरण की सुविधाएं, धन को ट्रांसफर कराने में, जैसा आपका भाई विदेश में है ना, आप यहाँ पे भारत में है और आपको उसको पैसे देने हैं, तो आप ये थोड़े कि बैंक वहीं पे जाके दोगे, अमेरिका में ही जाके दोगे कि लो भाई पैसे पकड़ो, ऐसा नहीं है, आप यहीं से इसको बैंक में ट्रांसफर करा सकते हो, ठीक है। फिर होता है देश की मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करना। लोच मतलब घटाना बढ़ाना, कि ये जो हमारी एक तरह से जो बैंक होता है वो हमारे देश की ना मुद्राओं को घटा बढ़ा भी सकता है, ये लूचपूर्ण प्रणाली बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायता करना। बैंक राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी महत्व होता है। ये सरकारी ऋण का प्रबंध करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को स्वयं भी ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। साधनों की पूर्ति में संतुलन करना। भाई जो भी साधन की आवश्यकता होती है, साधनों की पूर्ति की आवश्यकता करता है, ठीक है। फिर होता है साख का निर्माण करता है। ये बैंक द्वारा साख का निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर वर्तमान उद्योग व्यवसाय चलाता है। देखो साख की जरूरत कहाँ पर पड़ती है बताइए, व्यापारियों को पड़ती है मोस्टली, तो ये साख का निर्माण भी करता है, ठीक है। ग्राहकों की अन्य सेवाएं करता है, जैसे चेक जारी करता है, हुंडी विनिमय पत्र आदि को वसूलता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर ये ग्राहकों की साख को बढ़ाता है, आर्थिक जीवन में स्थिरता लाता है, नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण को ठीक करता है, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको कह सकती हूँ बैंक हमारे बहुत से काम को करता है, ठीक है। तो ये आप जैसे मैंने 16 हेडिंग्स आपको बताई है, इनमें से यदि आप 10 भी करके आ जाओगे ना तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सी ऐसी है जैसे ऋण देना, इस तरीके से आप इसको ओवरऑल क्रिएट करके लिख सकते हो, ठीक है। बस ये हमारा चैप्टर था आज, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे वाला चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के ना कार्य बहुत जरूर आते हैं, मैं आपको देखो बहुत आराम से अच्छे से समझाऊंगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मैं आपको एक तरह से हिस्ट्री भी बताऊंगी, इसके क्या कार्य हैं, तो हम ये आप कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।